हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में वी विल स्टडी अबाउट द टॉपिक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर इश्यू ऑफ कैपिटल, द सेबी गाइडलाइंस. This topic is part of Unit 11, Regulation of Capital Market of the subject Business Environment, MCO4 MCOM second year, IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जो कि है सेबी गाइडलाइंस विद रिस्पेक्ट टू द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर इश्यू ऑफ कैपिटल. सो पहले हमारे पास, अगर हम पुरानी बात करें, 80s वगैरह की बात करें, तो उस टाइम में जो है हमारे पास कैपिटल इश्यूज कंट्रोल एक्ट 1947 था. सो अगर जब भी किसी कंपनी को जो है कैपिटल रेज करना होता था, पैसा फंड जो है वो इकट्ठा करना होता था, रेज करना होता था, और किससे रेज करेगा? वो पब्लिक से ही रेज करेगा. सो जब भी रेज करना होता था कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक, तो इश्यू ऑफ शेयर और डिबेंचर जो भी करते थे वो हम कैपिटल इश्यू कंट्रोल एक्ट 1947 के अंडर ही करते थे. तो ये जो है काफ़ी टाइम तक जो है हम इसी के अंडर ही जो है कैपिटल इश्यू जो है जब भी इश्यू होता था, तो उसमें जो भी प्रोविजंस है इस एक्ट के अंदर जो भी लिखे हुए हैं वो सारी चीज़ें जो है पहले फॉलो होते थे. पर धीरे धीरे करके जो है सेबी वगैरह आया और ये सारा चीज़ें जो है, ये जो कैपिटल इश्यू का पार्ट है वो हमारे सेबी के अंडर आ गया, सेबी के परव्यू में वो आ गया. एंड सेबी ने क्या किया? सेबी ने एक सेबी एक्ट 1992, सेबी एक्ट 1992 उसने बनाया. एंड इसके अंदर जो है अब हमारा ये जो कैपिटल रेस करने का जो काम है वो इसके दायरे में आ गया, इसके परव्यू में आ गया. सो इन जून 1992 में क्या हुआ? सेबी ने रिलीज किए वेरियस गाइडलाइंस और उस गाइडलाइंस का नाम दिया गया सेबी डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स गाइडलाइंस. तो इसमें मेनली ये लिखा गया था कि आप जो है किस हिसाब से अपने जो इन्वेस्टर है उसको प्रोटेक्ट करोगे. इन्वेस्टर के बारे में जो है, इन्वेस्टर एजुकेशन के बारे में भी काफ़ी चीज़ें दी गई थी. फिर अगर कंपनी जो है जो कि रेस कर रहे हैं पैसा, तो कंपनी को क्या क्या चीज़ें जो है डिस्क्लोज करना पड़ेगा. तो ये सारा चीज़ें जो है इन गाइडलाइंस में प्रॉपर तरीके से जो है सेबी ने जो है लिस्ट आउट कर दिया है. सो ये जो सारा है ये ऐसे सारे कंपनीज पे एप्लीकेबल है, बोथ लिस्टेड कंपनीज या फिर अनलिस्टेड कंपनीज. सो चाहे लिस्टेड, कोई लिस्टेड कंपनी पैसा रेस करना चाहती हो या फिर कोई अनलिस्टेड कंपनी है जो कि पैसा रेस करना चाहती है, तो इन सब पे जो है ये जो है गाइडलाइंस जो है जो सेबी ने जो बनाया है, ये डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर गाइडलाइन, वो इन सब पे एप्लीकेबल होता है, चाहे वो लिस्टेड हो चाहे वो अनलिस्टेड हो. बट यहाँ पे जस्ट एक छोटा सा एग्जेम्पशन है. एग्जेम्पशन उनके लिए है एक्सेप्ट इन केस ऑफ राइट्स इश्यू वेयर द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज ऑफर डज नॉट एक्सीड ₹50 लाख. सो इस केस के अलावा बाकी सब केस में जो है ये जो गाइडलाइंस दिए गए हैं सेबी एक्ट के अंदर, वो सारा गाइडलाइंस जो है वो फॉलो होता है. सो हम एक बार अब हम देख लेते हैं कि भाई अब ये हमें पता लग गया कि अब जो भी कैपिटल इश्यू होगा रेस करने के लिए, तो उन सब पे जो है ये वाला एक्ट जो है वो काम आएगा. सो ये गाइडलाइंस जो सेबी गाइडलाइंस है 2000 में आया था एंड ये स्टिल जो है ये अपडेट भी हुआ 2005 तक. तो इन सब में लिखा क्या गया है, एक्चुअल गाइडलाइंस क्या है. अगर मेरा एक कंपनी है एंड मेरा एक कंपनी है, कंपनी ABC, और मेरे को फंड रेज करना है, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे एक्सपैंड करना है या वॉट एवर बी द रीज़न, मुझे जो है अपने कंपनी के लिए फंड रेज करना है, तो मैं कैपिटल रेज जो है किससे करूँगा? पब्लिक से करूँगा. बट एंड हाउ, कैसे करूंगा? बाय इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर. शेयर्स एंड डिबेंचर इश्यू करके जो है मैं पब्लिक से जो है पैसा, कैपिटल जो है वो रेस करूंगा. एंड ये रेस करने के लिए आज के डेट में अगर मुझे करना है तो मुझे सेबी गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा. सो आगे हम देखते हैं कि भाई क्या क्या ऐसा एलिजिबिलिटी है जो मेरे को जो है वो फॉलो करना पड़ेगा, क्या क्या ऐसा चीज़ें जो है सेबी गाइडलाइंस में लिखी गई हैं वो हम आगे देखते हैं. सो जो भी कंपनी है, चाहे वो लिस्टेड हो, कैसे भी तरीके की कंपनी हो, अगर उसको रेस करना है पैसा या फिर अगर वो IPO कर रही है, IPO यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर जो पहली बार जो करते हैं, तो
उन सब के लिए क्या होगा, आपको कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा। सो क्या आपका एलिजिबिलिटी नॉर्म है, अगर मेरा ही एक कंपनी है, वो कंपनी को फंड रेजिंग करना है, तो मुझे क्या क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है वो हम देखते हैं। तो पहला जो फर्स्ट एलिजिबिलिटी है, दैट इज कंपनी इज नॉट बार्ड फ्रॉम accessing the capital market. Now the company planning to make a public issue of securities should not be the one which has been banned by SEBI from accessing the capital market. So SEBI ने जो है कुछ कंपनियों ने घोटाले किए होंगे, उन कंपनी की एक लिस्ट बना के उनको क्या कर रखा है, बैन करके रखा हुआ है कि भाई आप जो है पब्लिक से जो है फंड रेज नहीं कर सकते। तो ऐसी अगर मेरी कंपनी है, क्या मेरी कंपनी एबीसी, मेरा कंपनी है एबीसी, क्या मेरी कंपनी का नाम जो है इस लिस्ट में है? अगर मेरे लिस्ट में है, इस लिस्ट में है सेबी के बैंड वाले लिस्ट में, तो मैं फंडिंग जो है, कैपिटल जो है रेस नहीं कर सकती। बट अगर मेरा नाम इस लिस्ट में नहीं है तो मैं जो है फंड रेस कर सकते हो। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहला आपका कंपनी बैन नहीं होना चाहिए, इस लिस्ट में आपका नाम जो है नहीं होना चाहिए। तो सीधा इजी सा है। सेकेंड जो है फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट। नाउ टू मेक एन इनिशियल पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज द कंपनी हैज टू प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट। सो पहले जो है हमें एक ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, जिसको हम प्रोस्पेक्टस कहते हैं। हमें एक बुकलेट जैसे, एक छोटा सा जो ब्रोशर जैसे बोलते हैं, एक प्रोस्पेक्टस उसको बोलते हैं एक्चुअल में। एक ड्राफ्ट ऑफर बनाना पड़ेगा जिसमें कि लिखना पड़ेगा कि मैं जो है क्या ऑफर कर रहा हूँ, सारा का सारा चीजें ये जो है आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा उसमें। मैं ये सारा जो चीज़ें हैं, जो भी स्पेसिफाइड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, वो सारा लिख के मैं एक प्रोस्पेक्टस बना के उसको फाइल कर दूंगी सेबी के पास थ्रू एनी एलिजिबल मर्चेंट बैंकर। तो इसके थ्रू जो है, किसी भी बैंक के थ्रू, किसी भी मर्चेंट बैंक के थ्रू जो है मैं सेबी में उसको फाइल कर दूंगी। और कितने दिन का टाइम रहता है? एटलीस्ट 21 डेज प्रायर टू फिलिंग द सेम विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। सो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से जो है फाइल कराने से एटलीस्ट 21 डेज पहले जो है आपको सेबी के पास जो है उसको फाइल करवाना पड़ेगा। और अगर हम एक केस लेते हैं जहां पे अगर आप राइट इश्यू कर रहे हो, अगर आप जो है राइट्स इश्यू कर रहे हो, और जो है अगर आपका जो है, और ये जो सिक्योरिटीज है, अगर एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग द प्रीमियम, अगर उसका जो अमाउंट है वो 50 लाख से जो है ज्यादा होता है, तो हमें जो है लेटर ऑफ ऑफर जो है सेबी के पास फाइल करना है थ्रू अगेन एनी एलिजिबल मर्चेंट बैंकर, अगेन एटलीस्ट 21 डेज बिफोर फाइलिंग इट विद द रीजनल स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पे सीधा सिंपल सा है, सबसे पहले जो है हमको सेबी के पास जो है फाइल करवाना है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फॉर लिस्टिंग। एप्लीकेशन फॉर लिस्टिंग यानी कि नो कंपनी कैन मेक एनी पब्लिक इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज अनलेस इट हैज मेड एन एप्लीकेशन फॉर लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज इन द स्टॉक एक्सचेंज। सो मेन चीज ये है कि मेरे को जो है स्टॉक एक्सचेंज में उसकी लिस्टिंग करानी है, स्टॉक एक्सचेंज। ये जो इससे प्रीवियस जो हम डिस्कस कर रहे थे वही यहाँ पे लिखा गया है कि अगर आपने लिस्ट नहीं करवाया स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, जो भी आप सिक्योरिटीज जो है वो सिक्योरिटीज का एप्लीकेशन भर के आपको लिस्टिंग करवाना पड़ेगा ऑफ दो सिक्योरिटीज इन स्टॉक एक्सचेंज। उसके बिना जो है आप नहीं आगे बढ़ सकते। तो एप्लीकेशन फॉर लिस्टिंग जो है इज अनदर इम्पॉर्टेंट स्टेप। नेक्स्ट अगर हम बात करें डीमेटीरियलाइज्ड फॉर्म की, इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज इन डीमेटीरियलाइज्ड फॉर्म। नाउ डीमेटीरियलाइज्ड फॉर्म के जरिए अगर आपको कुछ भी करना होगा तो एक डिपॉजिटरी के साथ एग्रीमेंट आपको साइन इन करना होगा। पब्लिक राइट इश्यू करते टाइम जो है आपकी कंपनी, लाइक मेरा कंपनी एबीसी है, कंपनी एबीसी को जो है एक एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। इट हैज टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विथ एनी डिपॉजिटरी, कोई भी डिपॉजिटरी जो कि बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड है। और ये किसके लिए? हम डीमेटीरियलाइज करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो इनिशियल पब्लिक ऑफर है अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी करता है, अनलिस्टेड कंपनी जो है वो भी आईपीओ में घुस सकता है ऑफ इक्विटी ऑफ शेयर्स या फिर कोई भी सिक्योरिटी का, उसमें भी वो घुस सकता है। बट कुछ कंडीशंस रहते हैं। वो कंडीशंस क्या क्या है कि पहला कंडीशन यही है कि उसका जो नेट टैंजिबल एसेट है वो एटलीस्ट जो है 3 करोड़ का होना चाहिए।
नेट टैंजिबल एसेट एटलीस्ट 3 करोड़ का होना चाहिए, वो भी इन ईच ऑफ द प्रीसीडिंग 3 years, ऑफ विच नॉट मोर देन 50% इज हेल्ड इन मॉनिटरी एसेट। उसमें से भी भाई 50% जो है इट शुड बी हेल्ड इन मॉनिटरी एसेट्स। सो अनलिस्टेड कंपनी भी जो है इस काम में घुस सकती है, आईपीओ में वो घुस सकती है, बट क्या है उसका नेट टेंजिबल एसेट कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 3 करोड़ होना चाहिए इन द प्रीवियस कंप्लीट 3 years, और जिसमें से भी क्या होना चाहिए भाई 50% जो है 50% जो है वो मॉनिटरी एसेट में होना चाहिए आपका। सेकेंड कंडीशन भाई क्या है, सेकेंड कंडीशन ये है कि भाई डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे हम 5 साल का डेटा देखेंगे, यहाँ पे हम प्रीवियस 5 साल का डेटा देखेंगे और हम कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे कि भाई जो प्रॉफिट उसने डिस्ट्रीब्यूट किया है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो है वो एटलीस्ट 3 होना चाहिए, एटलीस्ट 3 आउट 3 years में, एटलीस्ट 3 years में, मतलब प्रीवियस 5 सालों में से एटलीस्ट 3 years में उसने प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया होना चाहिए। ये एक जो है सेकेंड कंडीशन है। थर्ड हम कंडीशन देख लेते हैं नेटवर्थ के बारे में। नेटवर्थ ना, नेटवर्थ की अगर हम बात करें तो कंपनी को जो है द कंपनी हैज़ अ नेटवर्थ ऑफ एटलीस्ट 1 करोड़ इन ईच ऑफ द प्रीसीडिंग 3 full years। नेटवर्थ के लिए हम प्रीवियस 3 साल देखते हैं, 3 साल में से किसी भी जो है साल में आपका जो है 1 करोड़ जो है नेटवर्थ जो है होना ही होना चाहिए। सो दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट थिंग। फोर्थ अगर हम बात करें प्रीवियस इश्यूज की, नाउ द एग्रीगेट ऑफ द प्रपोज्ड इश्यू एंड ऑल प्रीवियस इश्यूज मेड इन द सेम फाइनेंशियल ईयर इन टर्म्स ऑफ साइज डज नॉट एक्सीड 5 times इट्स प्री इश्यू नेटवर्थ एज पर द ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। सो भाई जो भी वो प्रपोज कर रहा है, प्रपोजल वो कह रहा है कि भाई मैं इतना इश्यू करूंगा, वो कितना नहीं होना चाहिए, कितने के एक्सीड नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट एक्सीड 5 times इट प्री इश्यू नेटवर्थ। प्री इश्यू नेटवर्थ के 5 times जो है वो एक्सीड नहीं होना चाहिए, अगेन विच विल बी अकॉर्डिंग टू द ऑडिटेड बैलेंस शीट। The fifth one is there is no outstanding financial instrument or any other rights which would entitle the existing promoter or shareholder any option to receive equity share capital after the IPO। तो वही यही बात है कि भाई कोई प्रीवियस जो है कोई आपका आउटस्टैंडिंग कुछ नहीं रहना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि आपका शेयर होल्डर बाद में आके क्लेम कर रहा हो, तो ऐसा कुछ जो है पंगेबाजी हमें नहीं चाहिए। तो अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी, ऐसा कोई कंपनी जो कि लिस्टेड नहीं है, कोई भी अनलिस्टेड कंपनी को जो है आईपीओ में उतरना है, तो ये जो है 5 कंडीशन जो है वो उसको जो है फॉलो करना पड़ेगा। लिमिट की बात है जो जिसमें हम 3 year का डेटा देखते हैं, प्रीवियस 3 year का डेटा देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में हम प्रीवियस 5 साल का डेटा देखते हैं कि 5 साल में एटलीस्ट जो है 3 साल में आपको जो है प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट किया होना चाहिए। अगर हम नेटवर्थ की बात करें, नेटवर्थ में हम प्रीवियस 3 साल का डेटा देखते हैं, फिर हम प्रीवियस इश्यूज़ के बारे में देखते हैं, एंड हम ये भी देखते हैं कि कोई आउटस्टैंडिंग आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है किसी भी तरीके का आउटस्टैंडिंग भाई बचना नहीं चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई आईपीओ आपने कर दिया और उसके बाद कोई क्लेम कर रहा हो, ऐसा कुछ जो है हमें ऐसा पंगा नहीं चाहिए। तो ये सारा जो है आईपीओ जो है आईपीओ के लिए है, वो भी किसके लिए, अनलिस्टेड कंपनीज के लिए। तो जो अनलिस्टेड कंपनी है उसके लिए तो भाई काफ़ी सारे चीज़ें हैं, बट जो लिस्टेड कंपनी है उसके लिए बस एक छोटा सा यही चीज़ है कि अगेन वो जो नेटवर्थ की बात है कि आप जो जितना भी पब्लिक ऑफर कर रहे हो, आप भी जो भी ऑफरिंग कर रहे हो वो कितने से एक्सीड नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट एक्सीड 5 times इट प्री इश्यू नेटवर्थ एज पर द ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। इट शुड नॉट एक्सीड 5 times, अगेन वही सेम बात, प्री इश्यू नेटवर्थ के 5 times जो है आपका एक्सीड जो है वो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो अनलिस्टेड कंपनी के लिए जो है वो थोड़े ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है, कुछ ज़्यादा चीज़ें उनको फॉलो करना पड़ेगा। बट अगर कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है, भाई वो लिस्टेड है तो लिस्ट होने के लिए भी तो काफ़ी सारे कंडीशन वो उसने ऑलरेडी फॉलो कर लिए होंगे। तो यहाँ पे इन लोगों के लिए, लिस्टेड वालों के लिए जो है हमारे पास जो है कम ही कंडीशंस है। तो ये जो एलिजिबिलिटी नॉर्म्स अभी हमने देखे, तो उनमें से क्या कोई ऐसे लोग भी हैं जिनको एग्जेम्पशन मिलता है?
तो हाँ एग्जेम्पशन मिलता है, ये सारे एलिजिबिलिटी है वो किस पे एप्लीकेबल नहीं होते, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ प्राइवेट एज वेल एज योर पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो जो प्राइवेट बैंक्स हैं और आपके जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उन पे ये चीज़ें जो हैं, ये एलिजिबिलिटी नॉर्म्स हमने अभी जो देखे, क्या हम देख रहे थे, क्या पढ़ रहे हैं हम एलिजिबिलिटी नॉर्म्स पढ़ रहे हैं किस चीज़ के लिए, कैपिटल रेज करने के लिए, कि भाई मेरा एक कंपनी है उसको कैपिटल रेज करना है तो हम क्या करेंगे। हमने ये देख लिया कि अगर अनलिस्टेड होगा कंपनी तो मेरे को काफ़ी सारे 5-6 चीज़ें फॉलो करना है, अगर मेरा लिस्टेड कंपनी है तो मुझे 1-2 छोटे चीज़ें वो फॉलो करना है। तो बट क्या मेरे को ये जो एलिजिबिलिटी नॉर्म्स हमने पढ़े, क्या उसमें मेरे को एग्जेम्पशन मिलेगा, मेरे को बस तभी एग्जेम्पशन मिलेगा अगर मैं प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर बैंक हूँ। सो इन लोगों को जो है एग्जेम्पशन मिल जाता है। इसके अलावा अगर कोई राइट इश्यू कर रहा है बाय अ लिस्टेड कंपनी एंड एन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हुज प्रोजेक्ट हैज बीन अप्रेज्ड बाय पीएफआई यानी कि पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या फिर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, या फिर किसी बैंक ने ऑलरेडी जो है उनको अप्रेज कर रखा हो, सो उस केसेस में भी जो है आपको जो है क्या मिल जाएगा, ये एलिजिबिलिटी से थोड़ा सा छुटकारा मिल जाएगा राइट इश्यू के केसेस में। सो यहाँ पे हमने कुछ एग्जेम्पशंस देख लिए कि भाई ये जो एलिजिबिलिटी नॉर्म्स है, एलिजिबिलिटी नॉर्म्स से कुछ एग्जेम्पशन भी जो है आपको मिल सकता है, बट यू हैव टू बी अ प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर बैंक, या फिर आपको जो है आपके प्रोजेक्ट्स जो हैं, अगर आप राइट इश्यू कर रहे हो तो आपके प्रोजेक्ट जो है वो इस तरीके के होने चाहिए कि वो ऑलरेडी अप्रेज्ड होने चाहिए बाय ऑल दीज फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस। नेक्स्ट यहाँ पे एक बात आती है पार्टली पेड अप शेयर्स की। यहाँ ये बोलते हैं कि कोई भी कंपनी जो है no company can make a public issue of equity shares or any security convertible at a later date into equity share unless all the existing partly paid up shares has been fully paid up। आपके जितने भी ऑलरेडी पार्टली पेड अप शेयर्स हैं, पार्टली पेड अप यानी कि वो अभी पूरी तरह से पे नहीं हुए हैं, सो उनको पहले आप जो है फुल्ली पे करोगे, उसके बाद ही जो है यू कैन मेक पब्लिक इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर या फिर एनी अदर सिक्योरिटी कन्वर्टेबल। नेक्स्ट है कि फर्म अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस की, अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस जो है आपको पहले से ही बना के रखना पड़ेगा, वो भी वेरीफाइबल सोर्स के थ्रू, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 75% ऑफ द स्टेटेड मीन्स ऑफ फाइनेंस जो है वो रेस करना। इसमें हम एक्सक्लूड कर देंगे जो अमाउंट रेस कर रहे हैं, हम जो प्रपोजल जो हमने किया हुआ है कि भाई हम इतना रेस करेंगे, उसको हम हटा के जो है बाकी आपके पास जो है फाइनेंस जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर एलिजिबिलिटी नॉर्म्स। हमने कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी नॉर्म्स देखे कि भाई अगर मेरी ये कंपनी है और मुझे जो है कैपिटल रेस करना है तो हम जो है पहले जो है क्या फॉलो करते थे, सबसे पहले जो था हम इश्यूज कंट्रोल एक्ट 1947 था, कैपिटल इश्यूज कंट्रोल एक्ट 1947 था, वो सब बंद हो गया। अब हम सेबी ने जो है काफ़ी सारे, सेबी एक्ट 1992 एंड सेबी ने जो है डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर गाइडलाइंस जो है वो बना रखा है, एंड उस गाइडलाइंस के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो हमको फॉलो करने होते हैं। क्या क्या एलिजिबिलिटी नॉर्म्स है वो हमने देख लिए। लिस्टेड कंपनी के लिए कुछ अलग से रहते हैं, अनलिस्टेड कंपनी के लिए थोड़े से ज़्यादा एक्स्ट्रा पॉइंट्स रहते हैं, वो पॉइंट्स सब हमने देख लिए। और क्या हमें इनमें एग्जेम्पशन भी मिलता है, वो केसेस भी हमने जो है देख लिया। So that's it for this session. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.